Hello students, today I am going to discuss with you 12th class physics 10th chapter wave optics का important part laws of reflection on the basis of Huygens principle। तो देखते हैं इसको कैसे आप डिराइव करोगे। मैंने बहुत इजी तरीके से आपको समझाने के लिए मैंने एक्स वाई एक रिफ्लेक्टिंग प्लेन सरफेस ऑलरेडी ड्रा कर दिया है बोर्ड के प्लेन पर, और जिस पर ए बी एक प्लेन वेव फ्रंट है जो इंसिडेंट हो रहा है एट एन एंगल आई। तो ये आपको समझ में आ रहा है। तो देखिए मैंने लिखा है इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट इज व्हाट, इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट इज ए बी एंड एक्स वाई बी द रिफ्लेक्टिंग प्लेन surface, here reflecting surface, and an be the normal, this is the an be the normal and v be the speed of light। इस मीडियम में क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो ये आपके पास क्या है, इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट v है, एंड देन I is the angle of incidence and r be the angle of reflection, and here a dash b dash, ये मुझे आपको समझाना है कि a dash b dash आप कैसे यहाँ पर फॉर्म करोगे। ओके, एक पोजीशन आपको मिल गई। हाइगन्स प्रिंसिपल यही आपसे बोलता है कि किसी प्रेजेंट वेव फ्रंट को आपको दिया जाएगा किसी पर्टिकुलर टाइम पर, गिवन इंस्टेंट पर आपको प्रेजेंट पोजीशन वेव फ्रंट की मालूम है, और लेटर इंस्टेंट पर आपको क्या करना है, वेव फ्रंट की न्यू पोजीशन को अडॉप्ट करना है। वो हाइगन्स प्रिंसिपल के थ्रू हम लोग अडॉप्ट करेंगे। तो यहाँ क्या देखना है, ये जो वेव फ्रंट है ए बी, ये इंसिडेंट हुआ एट एन एंगल आई इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर। क्लियर। और क्या हुआ कि हाइगन्स प्रिंसिपल ये बताता है कि वेव फ्रंट का हर पार्टिकल एक फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस की तरह वर्क करता है। तो इसका मतलब ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, आप इसको पॉइंट कहिए। क्या कहिए, ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस एंड इट प्रोड्यूसेस सेकेंडरी वेवलेट्स। तो मैं अगर अब यहाँ से क्वेश्चन पूछूं कि ए बी दोनों पार्टिकल में से कौन सा पॉइंट पहले सरफेस को स्ट्राइक करेगा, तो आपका आंसर होगा ए। ओके, देन आफ्टर फिर ये पार्टिकल स्ट्राइक करेगा, फिर ये करेगा और फिर ये करेगा। तो इनिशियली पहले स्ट्राइक करेगा ए पार्टिकल सरफेस को, देन ये करेगा, फिर ये करेगा, और लास्ट में पार्टिकल बी सरफेस को स्ट्राइक करने वाला है। बी का मतलब ये हुआ कि बी पहुंचता है ए डैश पर कुछ टाइम बाद। सपोज कर लिया मैंने कि वो टाइम है आपके पास टी टाइम। क्लियर। इतने टाइम पर ए से निकले हुए जो वेव फ्रंट होंगे, स्फेरिकल वेव फ्रंट होंगे, क्योंकि कोई भी पॉइंट होता है तो पॉइंट सोर्स बनाता है स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो ए से निकला हुआ वेव फ्रंट कहाँ तक पहुँच जाएगा, क्योंकि स्पीड v है, मीडियम सेम है, जितने टाइम पे बी पहुंचता है ए डैश पर उतने टाइम पर ए से निकला हुआ वेव फ्रंट कहाँ पर पहुंचेगा वो आपको पता करना है और उसकी पोजीशन बतानी है। क्लियर। तो यहाँ पर एजम्पशन क्या होगा हमारा, यहाँ पर एजम्पशन ये होगा कि लेट अस कंसीडर एंड प्लेन वेव फ्रंट, कौन सा, ए बी, प्लेन वेव फ्रंट ए बी इंसिडेंट ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्स वाई एट एन एंगल आई एंगल पर ये जो प्लेन वेव फ्रंट ए बी है वो इंसिडेंट हो रहा है। ये आपके पास प्लेन वेव फ्रंट ए बी है जो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ आई एंगल पर इंसिडेंट होता है। एज पर हाइगन्स प्रिंसिपल, क्या बोलता है हाइगन्स प्रिंसिपल, एज पर हाइगन्स प्रिंसिपल each point on the wave front, हर पॉइंट जो वेव फ्रंट पे है क्या करता है, each point on the wave front act as a
fresh source of disturbance, एक नए सोर्स, फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस की तरह वर्क करता है। ओके, तो यहां पर क्या देख रहे हो आप, पॉइंट ए रीचेस फर्स्ट, पॉइंट ए विल रीच फर्स्ट टू द सरफेस, ये पहले पहुंच रहा है। वेव फ्रंट का जो ये पॉइंट है वो सरफेस को पहले स्ट्राइक करता है, तो मैंने क्या लिखा, पॉइंट ए विल रीच फर्स्ट टू द सरफेस एंड इट विल स्टार्ट emitting कैसी वेव बनाएगा ये, तो आपको समझ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि ये पॉइंट है। अब पॉइंट सोर्स कैसा वेव फ्रंट बनाएगा, एंड इट विल स्टार्ट एमिटिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट। ए पहुंचा सरफेस पे, स्ट्राइक किया और इसने स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाई। अब क्या होगा, यहां से जो वेव फ्रंट निकल रहा है वो कितना टाइम लेगा या कितने टाइम पे उसकी क्या पोजीशन पता करनी है, तो मैंने पता किया कि यहां से इट विल स्टार्ट एमिटिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट बना रहा है। एंड इट कवर्स, जो यहाँ से वेव फ्रंट जा रहा है वो वेव फ्रंट जैसे ये पहुँचा है यहाँ पे, तो यहाँ से स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाना शुरू करेगा, तो वो कहाँ तक पहुँचेगा, तो यहाँ क्या लिखना है आपको कि स्फेरिकल वेव फ्रंट, इट विल स्टार्ट स्फेरिकल वेव फ्रंट एंड इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस as covers point B to reach A dash। अब B पॉइंट जो है A डैश पर पहुंचने में जितनी डिस्टेंस कवर करता है उतना डिस्टेंस यहां से निकलने वाला वेव फ्रंट भी कवर करेगा। अब कैसे समझना है इसको, देखिए यहां आप लेट कर लीजिए, क्या करिए, लेट करिए, लेट B takes टाइम t, कितना टाइम लेता है B पहुंचने में, B पहुंचने में A डैश तक टाइम लेता है t, लेट B takes टाइम t टू रीच B टू A डैश। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो स्पीड है मीडियम में क्या है, v, स्पीड है किसकी, स्पीड ऑफ लाइट, हमारी जो स्पीड ऑफ लाइट है वो है v। तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज, यहां से मैं लिख सकता हूं क्या, कि जो बी ए डैश होगा, बी ए डैश, इट विल बी इक्वल टू वी टी, वेलोसिटी इनटू, क्योंकि जो डिस्टेंस होगी ये बी से ए डैश तक वो क्या होगी, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर ये टी टाइम लेता है यहां से यहां तक पहुंचने में, तो उतने टाइम पर ए से निकला हुआ वेव फ्रंट कहां पर पहुंचेगा, वो सेम मीडियम में जा रहा है, इसका मतलब कहीं इसी डायरेक्शन में वो पहुंचेगा। दैट इज बी ए डैश इज इक्वल टू वी टी इज इक्वल टू ए बी डैश, ए तो है, बी डैश कहां पे होगा, बी डैश होगा वी टी डिस्टेंस पर। इसका मतलब ये हुआ, हेंस, अब मैं लिख सकता हूं क्या, हेंस, ये आपको दिख रहा होगा, हेंस A as a center, A as a center, VT as a radius, as a radius। मैंने क्या किया, A को सेंटर माना और VT रेडियस ले ली, VT as a radius, mark an arc, mark an arc, एक मैंने आर्क लगाया, mark an arc and draw the tangent, and
ड्रा एंड ड्रॉन एंड टेंजेंट, आप ड्रॉ लिखेंगे, ड्रा एंड टेंजेंट एंड ड्रॉ एंड टेंजेंट ऑन आर्क फ्रॉम ए डैश। क्या करेंगे आप कि यहां से बी ए डैश मतलब वीटी रेडियस जो है आपको क्या करना है, जो वीटी रेडियस का आर्क लेना है और ए को सेंटर मान करके उसको लगाना है। तो मैंने क्या किया कि वीटी रेडियस जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि बी ए डैश जितना टाइम लेता है, मान लो टी टाइम लेता है यहाँ तक पहुँचने में, तो इसकी स्पीड हो गई कितनी, v इंटू टी, मतलब ये डिस्टेंस हो जाएगी कितनी, वी ए डैश, ये हो जाएगी v इंटू टी, और यही जो वी ए डैश है वो इक्वल टू होगा ए बी डैश के। क्या हो जाएगा, ए बी डैश। तो ये आपको समझना है कि ए बी डैश कैसे आया, ये ए बी डैश हो जाएगा। तो मतलब कहीं यहाँ पर जितनी ये डिस्टेंस है उतने का आपको एक आर्क लगाना है, आप यहाँ पे एक आर्क लगा लेंगे। ठीक है, आर्क लगाने के बाद क्या करना था, यहाँ से उस पर एक टेंजेंट ड्रा करना है, तो आप एक टेंजेंट ड्रा कर दोगे, ये आपने एक टेंजेंट ड्रा कर दिया, क्लियर। और जो ये पॉइंट आएगा वो आएगा बी डैश, क्लियर हो गया। टेंजेंट ड्रा करने से क्या होगा, ये एंगल आपको 90 मिल जाएगा, क्लियर हो गया, ये एंगल 90 मिल गया। देखिए ये होती हैं रेज, क्या होती हैं, ये होती हैं रेज, और रेज हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती हैं। तो ये भी वेव फ्रंट आ गया, ये जो वेव फ्रंट आया ए डैश बी डैश वो क्या आया, ये आया रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। और ये कैसा था, ए बी क्या था, मैंने ए बी के लिए बताया था आपको कि ए बी होता है इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट, और ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड प्लेन वेव फ्रंट हो गया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब मुझे मैथमेटिकली प्रूव करना है कि ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कैसे करता है। देखिए अभी तक ये बात समझ में आई। अब आपके पास दो ट्रायंगल आ गए, तो यहाँ पहले थोड़ी सी मैथ समझिए। देखिए ये एंगल आई था, तो ये एंगल कितना होगा, देखिए ये 90 डिग्री है, ये इतना 90 डिग्री है। अगर ये आई है तो ये वाला होगा 90 माइनस आई, कितना, क्योंकि ये इस लाइन के ऊपर ये लाइन परपेंडिकुलर है। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे। देखिए ये लाइन अगर छिपा लीजिए, देखिए इस लाइन में ये इस लाइन के साथ कितना एंगल आएगा, ये जो लाइन है इस लाइन के साथ 90 डिग्री बनाएगी। अगर ये आई है तो बगल में कितना आएगा, ये आपको मिल जाएगा 90 माइनस आई। कितना मिलेगा, 90 माइनस आई। अब पूरा होता है 90 इसके साथ, तो हमको तो चाहिए बेफ्रंट के साथ, तो बेफ्रंट के साथ एंगल कितना आ गया, आई आ गया। सिमिलरली ऐसा ही केस आपको समझना है आर के साथ। अगर ये आर है तो ये कितना होगा, तो देखिए ये जो लाइन आ रही है, ये लाइन इसके साथ एंगल बनाती है 90, क्लियर। अब ये क्या हुआ, देखिए ये जो वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट है इस पे 90 डिग्री। ये अगर आर है तो ये वाला होगा 90 माइनस आर, 90 माइनस आर। अब ये 90 माइनस आर होगा, मैं यहाँ से थोड़ा और अच्छा से लिख देता हूँ। देखिए ये है आर, तो ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू ये 90 माइनस आर हो जाएगी। ये आर है तो ये 90 माइनस आर, और ये आपके पास था एन डैश। अगर ये 90 माइनस आई हो गया, 90 माइनस आर हो गया, तो ये जो एंगल आने वाला है ये हो जाएगा आर। क्यों हो जाएगा ऐसा, क्योंकि मैं ये बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये जो एंगल है, देखिए ये जो लाइन है ये स्ट्रेट, ये कितनी होगी, इधर का जो पूरा एंगल होता है ये होता है 90, और 90 से 90 माइनस आर हटा देंगे तो क्या आने वाला है, तो ये आ जाएगा आपके पास आर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, आर। ये बात आपको अगर समझ में आ गई तो फिर दो ट्रायंगल आते हैं। क्या आते हैं, देखिए कौन कौन से दो ट्रायंगल हैं, इज ट्रायंगल्स ए बी ए डैश एंड ए बी डैश
ए बी डैश ए डैश आर कॉन्ग्रुएंट। आपको पता करना है क्या ये कॉन्ग्रुएंस हैं, इनमें कॉन्ग्रुएंसी लग रही कि नहीं लग रही। तो आप बहुत सिंपल तरीके से ले सकते हैं। देखिए कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉब्लम क्या है, या तो आप सास लगाइए, बहुत तो नहीं कह सकता मैं, आशा लगा सकते हो, ठीक है, ए एस लगा सकते हो, या ए एस ए लगा सकते हो, या एस ए एस लगा सकते हो। तो हम प्रूव करने वाले हैं सास से, एस ए एस से। जरा देखिए होगा क्या, आप यहाँ देख रहे हो कि ये जो साइड है क्या, कि ए बी डैश इज इक्वल टू ए बी, यहाँ से देखिए बी ए डैश, जो बी ए डैश था वो किसके इक्वल है, वो आपने प्रूव किया है ए बी डैश के, और ये है कितना, ये आपके पास है वी टी। क्लियर। अच्छा दूसरा देखिए क्या है, ई ट्रायंगल, एंगल यहाँ पे कितना है, एंगल है आपके पास ए बी ए डैश इज इक्वल टू एंगल ए बी डैश ए डैश इज इक्वल टू 90। दोनों ट्रायंगल में एक 90 डिग्री है। क्लियर। दोनों में ट्रायंगल में एक एंगल सेम है और दो साइड सेम आ रही हैं। तो ये हो गया क्या, ये हो गया एस और ये हो गया ए। अब दूसरा देखिए क्या होगा, जो ए है, ए डैश इज इक्वल टू ए डैश, ये क्या है, ये है कॉमन, ये कॉमन हो गया, तो मतलब हो गया एस। तो आप देख पा रहे हो बाई एस ए एस, बाई एस ए एस, बाई एस ए एस, थ्योरम triangles A, B, A dash are congruent, triangle A, B dash, A dash। इसका मतलब क्या हो गया, hence ये हम कह सकते हैं कि इस साइड जो ये थी इक्वल साइड, उसके सामने का जो एंगल है, एंगल I, जो ये साइड सेम है उसके सामने का एंगल R, इट मस्ट बी इक्वल। यहां से हमने ये प्रूव कर दिया कि दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ, दिस इज द सेकेंड लॉ, दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब मुझे समझाना है आपको कि फर्स्ट लॉ क्या होता है। ये आप इजीली समझ गए, इसको आप नोट भी कर सकते हो, इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। बहुत इजी वे में मैंने आपको समझाया कि कोई एक प्लेन वेव फ्रंट है जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर एंगल आई पर इंसिडेंट होता है। पहले वेव फ्रंट का ए पॉइंट जो है वो टच करता है, उससे वेव फ्रंट निकलता है, और कैसा, स्फेरिकल वेव फ्रंट, और वो उसी मीडियम में ट्रेवल करता है क्योंकि मीडियम सेम है, रिफ्लेक्टिंग है, सरफेस है तो सेम मीडियम होगा। और जितने टाइम पे बी पहुंचता है ए डैश पर, उतने टाइम पर ए से निकले हुए वेव फ्रंट की मुझे पोजीशन ट्रेस करनी है, और फिर पॉइंट ए से उस पर टेंजेंट ड्रा करना है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना था, सिर्फ ए को सेंटर एज्यूम करना था और बी ए डैश के इक्वल डिस्टेंस ले करके एक आर्क लगाना था। लगाया आर्क और फिर ए डैश से उस पर टेंजेंट ड्रा किया, एंड दैट विल बी रिप्रेजेंट द रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट। तो इस चीज को कहीं आप लिख सकते थे, यहाँ पर लिखा एंड ड्रा एंड टेंजेंट ऑन आर्क ए डैश, ए डैश, ए डैश बी डैश विल रिप्रेजेंट द रिफ्लेक्टिंग। मैं लिख देता हूँ, ए डैश बी डैश क्या होगा, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश विल बी रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ये होगा ए डैश बी डैश क्या होगा, ए डैश बी डैश विल बी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो ये सारी कहानी ये हो गई लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में सेकेंड लॉ को प्रूव करने के लिए। जरा फर्स्ट लॉ के लिए देखिए, मैं फर्स्ट लॉ के लिए आपको यही समझा देता हूँ कि फर्स्ट लॉ को समझने के लिए थोड़ा सा मैं इसको छोटा और कर देता हूँ।
ये आपके पास x है और ये यहाँ पे, इसको मैं ले देता हूँ यहाँ पे, ये है, ये आपके पास m है। देखिए फर्स्ट लॉ समझने के लिए आपको ये मालूम है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल शुड बी लाइज इन अ सेम प्लेन। ये चीज़ आपको प्रूव करनी है। तो कैसे प्रूव करोगे उस चीज़ का एक्सप्लेनेशन देखिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि जो ए बी है, ए बी क्या होगा, जो ए बी है वो इसके परपेंडिकुलर है। देखिए यहाँ पर जो ए बी इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, ए बी, ये आपके पास इंसिडेंट, ये आपके पास इंसिडेंट वेव फ्रंट है ए बी। ये क्या है, ये बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है। मतलब मैं लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ ए बी, ए बी, ए बी क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट, और दूसरा ए एन नॉर्मल, क्या है, नॉर्मल। क्लियर हो गया। एंड एक्स नॉर्मल हो गया। ये क्या है, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉर्मल, अभी मुझे प्रूव करना है तो मैं लिखता हूँ एक्स वाई। क्या लिखूँगा, एक्स वाई। एक्स वाई क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये। अच्छा दूसरा क्या होगा, ए डैश बी डैश क्या है, ए डैश बी डैश, ये आपके पास है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ये चीज़ें समझ में आपको आई। ये तीन चीज़ें मैंने लिखी, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। आप क्या लिखोगे, बोथ आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉपी। आप ही लिखोगे प्लेन ऑफ कॉपी, प्लेन ऑफ कॉपी, आपको ये लिखना है। अच्छा इतनी चीज़ें जब आप लिख दोगे तो फिर क्या करना है, जरा देखिए मैं समझाऊं आपको। देखिए होगा क्या कि जैसे ये जो एक्स वाई है, एक्स वाई, ये एक्स वाई इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, ये ए बी जो है वो भी परपेंडिकुलर बोर्ड के, और ये ए डैश बी है वो भी इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर ही है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, ऐसे निकल रहा बाहर। तो देख रहे हो ये परपेंडिकुलर बाहर आ रहा, ये परपेंडिकुलर बाहर आ रहा, ये भी परपेंडिकुलर बाहर आ रहा। मतलब ये तीनों इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर हैं। ये बात आपको समझनी है। समझ में आ गई। अब क्या करना है जरा देखिए। अब इन तीनों के जो परपेंडिकुलर होगा, अभी क्या देख रहे हो, ये तीनों एक ही प्लेन में है। अब इन तीनों के जो परपेंडिकुलर होंगे वो भी एक ही प्लेन में होंगे। टर्म है जो ए बी के परपेंडिकुलर है, ए डैश बी डैश के परपेंडिकुलर है और एक्स वाई के परपेंडिकुलर है। मैं यहाँ लिखने वाला हूँ। देखिए क्या आएगा, ए बी के परपेंडिकुलर कौन है, एम ए, क्या है, एम ए, एम ए परपेंडिकुलर टू ए बी। मतलब ये है इंसिडेंट रे, समझिए एम ए क्या है, इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर टू ए बी, इंसिडेंट वेव फ्रंट। दूसरा ये आपके पास है ए एन, ए एन इज वॉट, ए एन इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। मतलब नॉर्मल, ये है नॉर्मल, नॉर्मल क्या हो गया, नॉर्मल हो गया ए एन परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। और दूसरी बात देखिए यहाँ पर क्या आया, ये आया ए डैश एम डैश, ए डैश एम डैश परपेंडिकुलर टू ए डैश बी डैश। एक टर्म ये, एक टर्म ये और एक टर्म ये। इन तीनों को देख करके आप ये लिख सकते हो क्या कि एम ए इंसिडेंट रे, ये होता है एम ए इंसिडेंट रे, और ए एन होता है नॉर्मल, और ए डैश एम डैश होता है रिफ्लेक्टेड रे। ये तीनों क्या हैं, ये तीनों इन तीनों के परपेंडिकुलर हैं। फिर समझिए, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट एंड एक्स वाई ये बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर हैं, तो आप लिखोगे कॉपी के प्लेन के परपेंडिकुलर हैं। अब ये इन तीनों के जो परपेंडिकुलर होंगे वो भी एक ही प्लेन पर होंगे, और वो कौन से हैं, वो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन अ सेम प्लेन। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन।
आई होप स्टूडेंट्स अब आपको अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे एक्सप्लेन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेंस प्रिंसिपल। तो दोनों लॉज आपको एक्सप्लेन करने होते हैं, सेकेंड लॉ तो करते ही हो और फर्स्ट लॉ को भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। एट लास्ट आपको लिखना होगा कि एम ए इंसिडेंट रे, ए एन नॉर्मल एंड ए डैश एम डैश बी द reflected ray lies in a same plane. This is the first law of reflection. ये बातें आपको लिखनी है, अच्छा सा फिगर बनाना है जिससे ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। आई होप स्टूडेंट्स आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई होंगी। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।